ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा में हमने लैंग्वेज सीखने के जो सिद्धांत हैं, भारत में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश, टीचर की भाषा शिक्षा के रूप में क्या भूमिका होती है और विभिन्न मेथड्स का भाषा को सीखने में क्या महत्व होता है, इसके संबंध में चर्चा की थी। और पेपर का नाम जैसा कि आप सभी को पता है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, SECM 02 Block 2. So we will continue with our lesson, Principles of English Language Teaching. So language is a medium through which we can express one's ideas, thoughts, feelings, etc. And different languages are spoken in the world. So भाषा हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है और पूरे विश्व में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। So it is very difficult to ascertain how these language originated. So जब हम भाषा के इतिहास पर नजर डालेंगे, so हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि इन विभिन्न भाषाओं का उद्भव संसार में कब और किस समय हुआ, क्योंकि इसका इतिहास बहुत लंबा है। So it is believed that people started conveying messages through signals, postures, gestures, etc. इसका मतलब है जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करता है। और आप देखोगे कि जब हम प्री हिस्टोरिक समय की बात करते हैं, सो उस समय जो समाज में व्यक्ति रहते थे अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन सिस्टम में जो है लैंग्वेज का विकास हुआ। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन में भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ वॉइस, साउंड, जेस्चर्स और रिटन सिंबल्स बहुत सारे आ गए, जिसकी वजह से भाषा का विकास बहुत तेजी से होने लगा। यहाँ हम चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC। उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज which is rich in literature, humanistic, scientific and technical. It under sentimental urges, it should give up English language. We should cut ourselves off from the living stream of every growing knowledge. इसका मतलब क्या है कि जो भाषा का विकास है बड़ी तेजी से होता चला जा रहा है और इस एवर ग्रोइंग नॉलेज में जो आप देखोगे इंग्लिश भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर से जब हम लिटरेचर की बात करते हैं। क्यों लिटरेचर को महत्वपूर्ण माना गया? कि वो ह्यूमनिस्टिक है, उसके विकास साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और इसमें टेक्निकल चीजें भी बहुत ज्यादा हैं। और हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की जो क्षमता लिटरेचर में है वो निश्चित रूप से किसी और में नहीं है। फिर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी भी भाषा का जो लिटरेचर होता है वह भावनाओं को व्यक्त करने का सक्षम माध्यम होता है। इसी वजह से हमको ये देखना पड़ेगा कि भाषा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। खासतौर से हम इंग्लिश भाषा के संदर्भ में बात करते हैं। सो इंग्लिश इज ऑल्सो द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ प्रेस, इंटरनेट, मोर बुक्स, न्यूज़पेपर्स आर रिटन इन इंग्लिश एंड देन इन एनी अदर लैंग्वेजेस। सो भारत में चूंकि अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज है पर उसके पश्चात भी काफी तेजी से फैलती हुई है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे इंटरनेट की दुनिया हो, चाहे वो बहुत सारी किताबें जो हैं आजकल इंग्लिश में निकलने लगी हैं। Then English is the only language where maximum resources are available, which makes it easy to learn.
इसका मतलब क्या है? इंग्लिश भाषा का जो बहुत समृद्ध है लिटरेचर, और हमको तरह-तरह की किताबें उसमें पढ़ने और देखने के लिए मिलती हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे इंटरनेट हो। ये बहुत आसानी से हमारे लिए अवेलेबल है। इस वजह से जो है इंग्लिश भाषा को सीखना हमारे लिए बहुत आसान होता चला जा रहा है। So English being an international language makes travel and business convenient to others. इसका मतलब क्या है? चूंकि आप सभी जानते हैं इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो इंटरनेशनली या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत उपयोग में आती है। सो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपको यात्रा करनी हो, अपनी भाषा को, अपनी बात को कहने के लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। और इन इंडिया इंग्लिश इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लैंग्वेज, सो इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी अंडरमाइंड। सो भारत में, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी आपसे इस संबंध में चर्चा की थी कि भारत में इसे सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया है, और इसीलिए हम इसकी इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को कम नहीं आंक सकते हैं। अब हमको ये बात करनी पड़ेगी कि फॉर स्पेशल चिल्ड्रन हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स का कक्षा में इस्तेमाल करें जिसकी वजह से इन बच्चों को अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। सबसे बड़ी बात की है कि हमने पिछली कक्षाओं में बहुत टेक्निकल शब्दावली, वोकैबुलरी, बड़े बड़े शब्दों की बात करी है। But when it comes to special children, definitely their learning ability is different from normal children. So we have to use different kind of methodology and techniques so that these children also develop some proficiency so that they can communicate easily with others. Specifically, we have to be very specific and use simple words when giving instruction. जब हम इन बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें अपनी भाषा को बहुत साधारण और सिंपल रखना चाहिए, और इसके साथ साथ ये देखा गया है कि इन स्पेशल चिल्ड्रन को यदि बार बार शाबाशी दी जाए, इनके काम को प्रोत्साहन दिया जाए, तो उसके बहुत बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों के साथ आप डायरेक्ट बात करिए। समूह में आप बात करते हैं तो इन बच्चों को समझने में दिक्कत जाती है, तो आप जिस स्पेशल चाइल्ड से बात करना चाहते हैं तो उसके नजदीक जाके उससे 1 to 1 इंटरेक्शन करिए। दूसरी बात, बहुत धीमे धीमे आप इन बच्चों को अपने इंस्ट्रक्शंस दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बच्चे जो हैं सीखने में दूसरे बच्चों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से ये कॉग्निटिवली किसी भी बात को जल्दी ग्रहण करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। अगली बात आपको जो बहुत ध्यान रखनी होगी, रीइंफोर्स कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स। मतलब हो सकता है स्पेशल चिल्ड्रन के साथ आपको एक ही बात को कई बार दोहराना पड़े, और लगातार जब आप दोहराते रहते हैं सो बच्चा उस बात को समझता है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने इस बारे में बात की थी कि हैबिट फॉर्मेशन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश शुड बी देयर। सो आपको उसको रीइंफोर्स करने के लिए आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको बार बार छात्रों के लिए रिपीट करना पड़ेगा। देन यूज जेस्चर्स टू सपोर्ट योर वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि वेरियस जेस्चर होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसके बारे में आपने विस्तृत रूप से माइक्रो टीचिंग में, स्टिमुलस वेरिएशन में आपने अध्ययन किया ही होगा। सो जितने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बच्चों के साथ यूज करेंगे, आप देखेंगे कि उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है धीमे धीमे अच्छी होने लगती है। मैंने ऐसे कई बच्चों के पेरेंट्स से इंटरैक्ट किया और उसके बाद हमने ये जाना कि हैबिट फॉर्मेशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैंने विकास भी तेजी से देखा है। आप सभी ने पिछले सप्ताह एक न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक बच्चा जो डम एंड डफ था, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, चूंकि उनकी मदर स्वयं म्यूजिक के टीचर थी और उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस दवाइयों के साथ साथ उस बच्चे पर इतना काम किया कि कुछ समय पूर्व उसका भोपाल में ही जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा गया। और आप देखेंगे कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है आज की दुनिया में हर फील्ड में आगे बढ़कर बहुत अधिक काम कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ inclusive education,
then we have to always remember that इन स्पेशल चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमको हमारी मेथडोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में बहुत सारा सुधार करना आवश्यक होगा, जिससे कि इन बच्चों को हम जल्दी से जल्दी मेन स्ट्रीम में लाकर शामिल कर सकें. सो टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स with additional needs is perfectly feasible. It just requires a little thought and planning to make sure it is done in the most effective and rewarding way possible. कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप इन स्पेशल चिल्ड्रन को भाषा सिखाना चाहते हैं तो यह बहुत अधिक आवश्यक है और आसान भी हो गया है, क्योंकि आज मल्टीमीडिया के माध्यम से आपको शिक्षकों के, पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ साथ समाज का, पीयर ग्रुप का यदि इनको सपोर्ट मिलता है, इसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी ले सकते हैं. तो उनके माध्यम से आप देखोगे ऐसे कई सारे प्रमाण हमको विश्व में और हमारे आसपास मिलते हैं कि लगातार कंसिस्टेंटली उस दिशा में यदि कार्य किया जाता है तो बच्चों में काफी रिमार्केबल उन्नति देखने के लिए मिली है. सो इट इज जस्ट अ लिटिल थॉट एंड प्लानिंग. सो आप किस तरह से इस संबंध में विचार करते हैं और किस तरह से प्लानिंग करते हैं जिससे कि इन स्पेशल चिल्ड्रन को भी मेन स्ट्रीम में लाकर जोड़ सकें, इसके बारे में हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना होगा. सो key aspects of adopting English to students with special education needs can include early interventions and adaptations of teaching method. Early interventions यानी पेरेंट्स को बच्चे में जो नॉर्मल बच्चा होता है उसमें जो 5 महीने में उसमें जो शारीरिक विकास और मानसिक होना चाहिए, साल भर में जो विकास होना चाहिए, इसके बारे में माता पिता यदि सचेत होते हैं और बच्चे की ये स्पेशल चाइल्ड है करके यदि वो हम अर्ली ही उसको इंटरवेंशन करके उसको जान जाते हैं, सो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम ऐसे व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हम इन बच्चों को आसानी से मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं. इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको what type of teaching methodology you are going to adopt in the classroom, that also makes very important. So that you have to always support your teaching method not only through one medium, but you have to use multi-sensory mediums, multimedia approach to teach them. So ऑडियो विजुअल भी हो सकते हैं, विजुअल्स भी हो सकते हैं, ऑडियोज भी हो सकते हैं. सो स्पेशल चिल्ड्रन में हर तरह की कमी वाले बच्चे देखने के लिए मिलते हैं. सो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार टीचर के हाथ में यह फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह विभिन्न तरह की पेडागोजीज और मेथड्स को यूज करने के साथ साथ इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे. सो डेफिनेटली जो है लगातार हम सब मिलकर प्रयत्न करते रहेंगे तो इन बच्चों को भी हम मेन स्ट्रीम में लाकर ऐड कर सकते हैं. इसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को वो किस तरह से दिया जाता है. जैसा कि पहले भी हमारी बात हो चुकी है, ये स्पेशल चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं थोड़ा लेट उनको स्कूल वगैरह में भेजा जाता है, क्लासेस में भेजा जाता है, तो ये ज्यादातर माता पिता के संपर्क में ही रहते हैं और ये मदर टंग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं. तो एज अ स्पेशल टीचर यदि टीचर इस क्वालिटी को भी अडॉप्ट कर ले कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार मदर टंग में छोटे छोटे सेंटेंसेस उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, सो बच्चे को पहले टीचर के साथ एडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए. वो फीलिंग कि शी विल अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, जब तक वो इमोशनल अटैचमेंट बच्चे का टीचर के साथ नहीं होगा, टीचर उसको पढ़ाने में उतना सक्षम नहीं होगा. सो बच्चे के करीब जाने के लिए लव, अफेक्शन एंड केयर तो है ही, इसके साथ साथ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके आपको बच्चे की केस हिस्ट्री आपके पास पूरी होनी चाहिए और मदर के सपोर्ट के साथ विशेष तौर से आप बच्चे की टीचिंग टेक्नोलॉजी में, मेथड्स में आप परिवर्तन जो है लगातार कर सकते हैं. सो आपकी कम्युनिकेशन का तरीका जो है किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको सोचना और समझना बहुत अधिक आवश्यक है. तो इसी वजह से हमको ये देखना होगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड शुड बी ट्रीटेड जस्ट एज एनी अदर चाइल्ड एंड हेल्ड टू सम स्टैंडर्ड्स. कहने का मतलब क्या है, ये जो स्पेशल चिल्ड्रन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही इसी वजह से आया है
यदि बहुत ही चैलेंज बच्चा है तो उनको विशेष स्कूल में डालना अलग बात है, परंतु हमको ये कोशिश करना चाहिए कि यदि हम इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाते हैं, तो बच्चा अपने पीयर के साथ रहकर उसकी जो इम्प्रूवमेंट है कंपैरेटिवली देखने के लिए फास्ट हो जाती है। इसलिए हमको वी शुड ट्रीट देमसेल्व्स एज द नॉर्मल चाइल्ड ओनली। और इस तरह से यदि आप उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करेंगे, सो बच्चा बहुत जल्दी एडाप्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। So the role of a teacher becomes very, very important. So the teacher must realize that they may not always be able to do it in the same framework with the same method. मतलब किसी बच्चे को आज आपने ऑडियो दिखाकर सुनाकर आपने बच्चे को सिखाया है, तो जरूरी नहीं है कि वह अगली क्लास में आपकी बात को ऑडियो के माध्यम से ही सीखना चाहेगा। उस समय आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। आप एक स्टैंडर्डाइज तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन बच्चे जो है इन्हीं टीचिंग टेक्निक्स के माध्यम से सीखते हैं। सो दैट इज व्हाई अ टीचर शुड बी एक्सपर्ट इन यूजिंग दिस मेथड्स of teaching language, English language or any other language, and she should have the freedom to combine 2-3 methods together so that students are able to learn better way. So there are various learning styles of special children that we have to identify. आप सभी ने तारे जमी पर पिक्चर देखी होगी। सो उसको लर्निंग डिसेबल्ड में शब्द जो है उल्टे दिखाई देते हैं और उसमें रोल ऑफ अ टीचर एंड रोल ऑफ अ मदर दोनों के बारे में कितने अच्छी तरह से दिखाया गया है। सो हमको ये सोचना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो इफ वी ट्राई कंटिन्यूअसली, डेफिनेटली आप इन बच्चों में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल नीड्स के बच्चे, किसी को ऑडिटरी प्रॉब्लम है, किसी को विजुअल प्रॉब्लम है, किसी को वर्बल प्रॉब्लम है, किसी को लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, वर्बल लर्निंग वो नहीं होता है, किसी को विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। सो ऐसे वैरायटी ऑफ जब चिल्ड्रन आपके क्लास में होंगे, सो आपको एक एडिशनल लैंग्वेज जिसको कि साइन लैंग्वेज के रूप में भी कहा जाता है, सो ऐसी लैंग्वेजेस को भी सीखना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक होगा। सो कहने का मतलब क्या है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ एक ही टीचिंग मेथोडोलॉजी आप क्लास में अपना नहीं सकते हैं। तरह तरह के आपको बहुत सारी मेथड्स का एक समय में इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो आप जो एक्टिविटी कक्षा में प्लान करेंगे, नॉर्मल बच्चों के लिए कुछ और हो सकती है। इन बच्चों के लिए आपको स्पेशल केयर के साथ लेसन प्लान करना होगा और इन बच्चों को कौन सी एक्टिविटी करानी है, टीचर को पूर्व में ही लेसन प्लानिंग के दौरान इनकी आवश्यकताओं के अनुसार पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसा कि मैंने कहा, कि इन बच्चों के लिए ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं, तो इनके लिए आपको विजुअल टीचिंग एड्स लेने होंगे, फिर वर्बल होंगे, ऑडियो विजुअल एड्स दोनों का आपको लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है कि जो आपकी वेरियस एक्सपीरियंसेस हमको कक्षा में देने का हमेशा अनुभव करना चाहिए। और खास तौर से जो लर्निंग मटेरियल आप इन कक्षाओं में बच्चों के लिए यूज करते हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि ये लर्निंग मटेरियल बच्चों को कक्षा से बाहर भी, यानी उनको घर में भी यदि उस लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है जिससे कि वो उसको प्रैक्टिस कर सकें, ऐसा लर्निंग मटेरियल इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बच्चे की, स्पेशल बच्चे की नीड अलग अलग होती है, इसलिए डाइवर्सिफाइड लर्निंग मटेरियल बच्चों के लिए तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार उस डाइवर्सिफाइड मटेरियल जो शिक्षक ने उसको उपलब्ध कराया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको यूज करने की कोशिश करिए। और दूसरी बात हमको यह भी देखनी पड़ेगी, जब हम इन बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा होगी तो उसका मूल्यांकन भी होगा। हम
आम बच्चों की तरह इन बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए इनके असेसमेंट की भी पद्धति में हमको विभिन्न तरीके से नई-नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे आपने नॉर्मल बच्चों के लिए कोई तारीख दी है, सो कई बार आवश्यकता पड़ेगी, तो हो सकता है कि आपको दी हुई आपने जो अन्य छात्रों को डेडलाइन्स दी है, उन डेडलाइन्स को आपको एक्सटेंड करना पड़े। क्वेश्चंस आपको तरह-तरह से बनाने पड़ेंगे, उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए। सो आप सभी ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा ही होगा, उसमें जब हम 3 एच की बात करते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड की बात करते हैं। हेड मतलब नॉलेज बेस्ड है और हार्ट मतलब आपका जिसमें भावना की बात होती है उसकी बात करते हैं और हैंड्स के मतलब स्किल की बात करते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो इन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार आप जो है इन तीनों में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार जब आप कर रहे हैं तो बच्चे की प्रोफिशिएंसी के हिसाब से बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उन प्रश्नों में अंतर कर सकते हैं। यदि बच्चा हैंड वर्क में बहुत अच्छा है सो आप उसका असेसमेंट करने के लिए हैंड वर्क करिए। क्राफ्ट में अच्छा है तो क्राफ्ट में करिए, पेंटिंग में अच्छा है तो पेंटिंग में करिए। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार आपको तरह-तरह के मीडियम्स देना है जिससे कि बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप इन विभिन्न तरह की पद्धतियों का कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देखोगे कि बच्चे को साउंड जो खाली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए हमको बहुत अधिक दिक्कत होती है, बट लर्निंग डिसेबिलिटी में आप देखेंगे साउंड के माध्यम से और आपके टंग के मूवमेंट ये क्योंकि लैंग्वेज के विकास में तालू से बोलने वाले शब्द, जुबान से बोलने वाले शब्द, इन सब का उच्चारण अलग होता है जिसको कि फोनेटिक्स के रूप में आप बच्चों के सामने में चेष्टा करके उन शब्दों पर धीरे धीरे जोर देकर एक एक शब्द को बार बार रिपीट करेंगे और बच्चे को भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लैंग्वेज सीखने में रिपीटिशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस और ड्रिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन बच्चों को भाषा सिखाने के लिए बार बार इनकी प्रैक्टिस कराते रहें तो ये धीरे धीरे उन शब्दों का सही उच्चारण सीखना शुरू कर देते हैं। और आपको ये हमेशा आपको बताना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वो किस परिवार से आते हैं। सो सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश और आपकी अर्बन और रूरल एरिया से जो है ये भी आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को इफेक्ट करते हैं। तो शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल करते वक्त टीचर को इन बातों का भी ध्यान में रखना बहुत अधिक जरूरी है। नॉर्मल बच्चों के साथ आप बड़े-बड़े सेंटेंसेस में, बड़े-बड़े वाक्यों में अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, परंतु जब आप इन बच्चों के साथ हैंडल कर रहे हैं तो आपको छोटे-छोटे वाक्यों में या एक-एक शब्द में अपनी बात को इन बच्चों के साथ कहना पड़ेगा। इस वजह से जब आप इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सो बहुत ज़्यादा कंटेंट लेने की बजाय आप एक छोटे-छोटे कंटेंट को बाँटें और इन बच्चों की समस्याओं के आधार पर आप विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये बच्चे भी जो है सीखने में आगे बढ़ने लगेंगे। पीयर ग्रुप इंटरैक्शन इन बच्चों के लिए वैसे तो पीयर ग्रुप इंटरैक्शन हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पर बच्चे अपने हमउम्र बच्चों के साथ कक्षा में एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, सो बच्चे तेजी से सीखते हैं। सो हमको ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी यदि आपकी कक्षा में कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ किसी जिम्मेदार बच्चे के साथ आप उसको बिठाएं और जब बच्चा अपने हम उम्र के साथ बैठकर बात करता है सो वो सीखने में उसको बहुत अधिक मदद मिलती है। और जो लर्निंग डिफरेंस वाले जो बच्चे हैं उनको उन्हीं तरह के बच्चों के साथ बिठाने से अपने साथ वाला बच्चा यदि उन्हीं की मेंटल कैपेबिलिटी का होता है सो बच्चे को सीखने में ज्यादा समय लगता है। तो ऐसे बच्चों को जो हार्ड वर्किंग और फोकस्ड बच्चे हैं उन बच्चों के साथ रख के उनके काम की भी लगातार निगरानी करते रहने से बच्चा धीरे धीरे दूसरे बच्चों के समान एट पार होने लगता है। मेथोडोलॉजी के साथ साथ डेफिनेटली मेडिकल इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं और माता पिता का सहयोग ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, वैसे तो माता पिता का सहयोग हमेशा आवश्यक है, परंतु इन बच्चों के साथ माता पिता का सहयोग यदि आपको मिल जाता है
तो ऐसे बच्चों को भी आप मेन स्ट्रीम में एक्चुअल सेंस में आप देखोगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल तभी हो सकेगा जब आप इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में लाने की कोशिश करेंगे। फिर जब आप उन बच्चों से बात करते हैं तो आपका टोन कैसा है, आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक एक शब्द पर कितना स्ट्रेस दिया जाना है, कहीं आप ऐसे किसी कठिन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ऐसी चीजों को आपको बहुत ध्यान से इन बच्चों के लिए लेसन प्लान करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है वर्बल कम्युनिकेशन से ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इन बच्चों के साथ करना पड़ेगा। उससे जब आप मल्टीपल ऑर्गन उनका यूज होगा और मल्टीपल आप उनको टीचिंग एड्स भी दिखाएंगे, तो उससे बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है। और फिर मैं एक बात कहूंगी कि उनको मोटिवेशन और एप्रिसिएशन दोनों जो है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। सो दे नीड मोर प्रेजिंग, और यदि उनके काम को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है सो उनको ज्यादा खुशी मिलती है। सो उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो हो सकती है कि शब्दों में बड़े बड़े वाक्यों में वो अपनी बात को व्यक्त ना कर पाए, पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में यदि आप उनको वाक्य करके सिखाना शुरू करेंगे तो वह अपनी बात को धीरे धीरे वाक्य बनाकर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर अपनी बात को कहने के लिए सक्षम होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात टीचर का यहाँ पर आता है कि जब आप कक्षा में इंक्लूजन की बात करते हैं सो आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट पर बहुत अधिक काम करना आवश्यक होगा, क्योंकि क्लास के दूसरे बच्चे नॉन जजमेंटल रहें। और जैसा होता है ना कि स्पेशल बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे यदि उसका साथ देते हैं तो पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अच्छा करता है, पर यदि पीयर ग्रुप उसके साथ बच्चों को छेड़ेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे बच्चों को सीखने में बहुत अधिक दिक्कत होती है। सो टीचर का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह कक्षा में ऐसे क्लासरूम एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश करे जिससे कि बच्चा बेहिचक आगे बढ़कर अपनी बात को कह सके। और बच्चों की तरह इनको एक एडिशनल हेल्प की हमेशा आवश्यक होती है। सो उनके सीखने के दौरान जो भी ऑब्स्टिकल्स या बैरियर्स आते हैं, टीचर्स को उनको आइडेंटिफाई करते चलना चाहिए और धीरे धीरे कोशिश ये करनी चाहिए कि पहली कक्षा में बैरियर्स ज्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स ज्यादा हैं, तो कोशिश किया जाना चाहिए कि 15वीं क्लास तक बच्चों में आने वाली समस्याएं धीरे धीरे कम हो। So practice and drill also makes perfect. So that is why a teacher has to be very patient and very cautious while dealing with special children. So एक टीचर की पेशेंस जो की वजह से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि एवरी डे विल बी अ न्यू चैलेंज फॉर अ टीचर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वो एक ही मेथड से हर बार पढ़ सकें, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसलिए इन बच्चों को तरह तरह के मीडियम से पढ़ाया जाए और कोशिश ये करनी चाहिए कि घर में भी इन बच्चों को पेरेंट्स जो हैं इन बच्चों का घर में प्रैक्टिस भी करते रहें। इसलिए मैंने पहले कहा कि ऐसा मटेरियल जो है आउटसाइड स्कूल भी यदि इन बच्चों के लिए अवेलेबल होता है सो ये सीखने और समझने में तेजी से इनका विकास होता है। और इसके साथ साथ हमको आउटसाइड स्कूल भी इनको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि और बच्चा एक बार में सीख लेता है पर इन बच्चों को प्रैक्टिस से ही कोई भी चीज सीख पाते हैं। सो बार बार प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो एडीएचडी के होते हैं वो एक समय में ज्यादा देर तक कक्षा में नहीं बैठ पाते हैं। बहुत तेज लाइट, बहुत तेज आवाजों में ये बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो इनके चैलेंजेस अलग होते हैं। सो कैसे आप इनकी चैलेंजेस को पूरा करेंगे, कैसे आप इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और कक्षा में किस तरह का माहौल बनाएंगे जिससे कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत तेज शोर में, तेज लाइट में, बहुत ज्यादा भीड़ में अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसे बच्चों को नॉर्मल करने के लिए आपको कक्षा के माहौल में भी कई बार हो सकता है कि परिवर्तन करना पड़े। एंड यू मेक श्योर दैट कि जो भी आप इंफॉर्मेशन
आप कक्षा में कलेक्ट करते हैं या क्लास में ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक अलग से डायरी बनाइए। पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि बच्चा किस तरह के माहौल में एडॉप्ट कर रहा है। परिवार के माहौल और स्कूल के माहौल में कहीं बहुत अधिक अंतर तो नहीं है। सो आप उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड की डायरी मेंटेन करें और उसमें होने वाले समय समय पर जो भी परिवर्तन आप ऑब्जर्व करते हैं उनको निश्चित रूप से आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उनके माता पिता को भी इसकी जानकारी अलग से दें। ये जो हमने एडीएचडी की बात की है, इसमें जो है इनको न्यूरो प्रॉब्लम होता है, नर्वस सिस्टम इनका बहुत कमजोर होता है, जल्दी ये बातों में घबरा जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको कि बहुत देर तक वो अटेंशन नहीं दे सकते हैं, किसी भी बात पर ज्यादा देर वो नहीं रह सकते हैं, उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। फिर कई कई बार उनका इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है और हमको पता भी नहीं लगता वो इस तरह का व्यवहार को क्यों कर रहे हैं। अचानक कोई बच्चा रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, कोई अपनी भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय किसी भी बात के लिए ओवर एक्टिव हो जाएगा या ओवर रिएक्ट करने लगेगा। ऐसे वक्त जो है कक्षा में मौजूद टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि पेशेंटली ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता का उसमें विकास करना चाहिए। सो सबसे बड़ी बात क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन में जब हम लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो यह प्रोसेस बहुत धीमी धीमी गति से होती है। इसलिए हमको हमारी तरफ से स्पेशली शिक्षकों को बहुत पेशेंट, लव, अफेक्शन एंड केयर के साथ इन बच्चों को हैंडल करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।